खिलाई नहीं, सूंघाई और लक्ष्मण जीवित हो गए। तो कोई तो है दम भाई, ऐसा तो नहीं है सूंघने मात्र से वो जीवित हो गए। हम तो ये महाभारत की कहानी देखते हैं, युद्ध चला है और आप जानते हैं भयंकर युद्ध चला है। भारत के पिछले हजारों साल के इतिहास में सबसे भयंकर युद्ध हुआ है तो महाभारत का युद्ध हुआ है, जिसमें थोड़े बहुत नहीं लाखों लोग मारे गए। लेकिन उस युद्ध में बार बार हमें यह पता चलता है कि सवेरे से शाम तक युद्ध होता है, रात को सभी पालों के वैद्य अपने अपने घायल सैनिकों के घावों पर मरहम लगा रहे हैं, लेपन कर रहे हैं और अगले दिन वो फिर युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसी कौन सी चिकित्सा पद्धति दुनिया में है जो 12 घंटे में आदमी को लड़ने के लिए तैयार कर दे? और महाभारत की ऐसी एक नहीं सैकड़ों कहानियां, उसमें से तो एक कहानी मैं बताता हूं। कौरवों की कहानी जानते हो? 100 थे, एक माता के 100 पुत्र कैसे हो गए? एक माता के 100 पुत्र कैसे हो गए? और अद्भुत बात जो समझने की है, वो 100 के 100 सभी पुत्र एक जैसे, ऊंचाई में एक जैसे, चौड़ाई में एक जैसे, लंबाई सबकी बराबर, हाथों की लंबाई बराबर, शरीर सबका एक जैसा, चेहरा सबका एक जैसा। बड़ा मुश्किल पहचानना। तो ये तो भाई कोई क्लोनिंग हुआ हो तभी संभव है, वरना कैसे संभव है? अभी तो हम प्राकृतिक तरीके से जानते हैं कि 2 ट्विंस भी पैदा हो जाएं तो एक जैसे नहीं होते, लेकिन कौरव तो सबके सब एक जैसे। तो शायद उस समय कोई बड़े महान चिकित्सक रहे हों जिन्होंने गांधारी के रक्त में से कुछ निकालकर क्लोन कर दिया हो, या उनके गर्भाशय से कुछ निकालकर क्लोन किया हो, उसमें से ये कौरव पैदा हुए हों। तो ये क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी तो 5000 साल पहले इस देश में थी। यूरोप तो अभी जान रहा है इसको, और यूरोप अभी तक भेड़ बकरियों पर प्रयोग कर रहा है। यहां तो आदमियों पर प्रयोग 5000 साल पहले हुआ। तो कोई तो दम होगा इसमें। हमारे सुश्रुत संहिता को आप जानते ही हैं, आप में से शायद किसी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िए। सुश्रुत संहिता में बहुत साल से पढ़ता रहता हूं। हालांकि मेरा विषय तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट है। जब जब मैं सुश्रुत संहिता पढ़ता हूं, माइक्रो लेवल पे जब जाओ तो इतने तरह के उपकरणों के वर्णन उसमें हैं, इतने तरह के उपकरणों के वर्णन है सर्जरी करने के लिए, क्या आश्चर्य होता है। अगर सुश्रुत संहिता से एक एक उपकरण को निकालकर लिस्ट बना दी जाए तो आज के आधुनिक सर्जरी में जितने उपकरण हैं उससे कम नहीं है। और उन उपकरणों को बनाने के लिए जो इस्तेमाल होने वाला मेटल है, फौलाद कहिए, वो सिर्फ आयरन नहीं है, ऐसा मेटल इस्तेमाल है जिसमें 7 धातुएं हैं ताकि उसमें जंग न लगे। और आज के जितने भी अच्छे से अच्छे सर्जरी के उपकरण भारत में हैं, सभी में जंग लगती है, लेकिन सुश्रुत के उपकरणों में जंग नहीं है। तो इतने तरह के उपकरण उस जमाने में बनते थे। सुश्रुत का समय तो कोई आज का नहीं है, कम से कम 3500 साल का है। उस समय अगर ऐसे उपकरण बनते थे तो कोई तो दम होगा इस देश की चिकित्सा व्यवस्था में, ऐसे तो नहीं है। जब यूरोप में और अमेरिका में शरीर की नस काटकर रक्त बहा दो, यही चिकित्सा है, उस समय इस देश में सुश्रुत की राइनोप्लास्टी रही। आपको मालूम है, राइनोप्लास्टी भारत ने दुनिया को सिखाया है। और राइनोप्लास्टी के भारत में 1500 से ज्यादा केंद्र थे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले तक। उनके स्थान और पूरे वर्णन मेरे पास है और अंग्रेजों के दस्तावेज में से निकाले हुए। भारत में सबसे बड़ा राइनोप्लास्टी का केंद्र था कांगड़ा। कांगड़ा कहाँ है? शिमला के आगे, हिमाचल में। और कांगड़ा और उसके आसपास में 700 केंद्र थे जो राइनोप्लास्टी सिखाते थे। दक्षिण में जबरदस्त केंद्र थे राइनोप्लास्टी के। मैसूर स्टेट है ना, मैसूर स्टेट में 150 से ज्यादा केंद्र थे आज से 200 साल पहले। एक पुरानी कहानी है जो दस्तावेजी है, कल्पना की नहीं है।
एक अंग्रेज अधिकारी था कर्नल कूट, वो हैदर अली से लड़ा। हैदर अली ने उसको परास्त किया। परास्त करने के बाद उसकी नाक काट दिया, क्योंकि हमारे राजा ज्यादा से ज्यादा यही करते थे, गला नहीं काटते थे, नाक काट दिया, कान काट दिया। क्यों? क्योंकि नाक कटना ही बहुत बड़ी बदनामी होती थी। तो नाक काट दिया उसका। कटी हुई नाक लेके वो भागा, कर्नल कूट। वो खुद अपनी डायरी में लिख रहा है कि जब मैं युद्ध में हार गया, हैदर अली ने मुझे नाक काट दी, हाथ में लेकर मैं भागा, और हैदर अली की सीमा खत्म हुई मैसूर राज्य की, तो बेलगाम नाम का एक गांव आया, वहां पर एक वैद्य ने मेरी सर्जरी की। 21 दिन मुझे अपने घर में रखा, सर्जरी करके लेपन लगाया, मेरी नाक जोड़ दिया, और आज मैं पार्लियामेंट के सामने कह रहा हूं कि भारत के वैद्यों को इतना ज्ञान है, वो ये सब कर सकते हैं। इसलिए हमें भारत में अपने लोगों को भेजकर ये विद्या सीखनी चाहिए। ये उसका भाषण है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो कर्नल कूट के इस भाषण को सुनने के बाद अंग्रेजी सरकार ने तय किया, चलो कुछ लोगों को भेजो। तो अंग्रेज आए, उन्होंने यहां सर्जरी सीखना शुरू किया, और जो अंग्रेजों ने सर्जरी सीखा है वो लिख रहे हैं कि जो जातियां भारत में सर्जरी में मास्टर थी वो सब नाई थे। नाई समझते हैं? बाल काटने वाले, ये सब सर्जन थे 200 साल पहले। हाँ, सब सर्जन थे 200 साल। अब जरा सोचो कि नाई अगर सर्जन रहे हों तो वो पिछड़ी जाति कैसे हुई? अंग्रेजों ने उनको 1881 के सर्वे में पिछड़ी जाति घोषित किया। उसके पहले इस देश में नाई कभी भी पिछड़ी जाति में नहीं थे। 1881 में सेंसस हुआ सबसे पहला, और आज तक वो चल रहा है, हर 10 साल में होता है जनसंख्या का गणना। अंग्रेजों ने पहली गणना में नाइयों को पिछड़ा वर्ग में डाल दिया, और एक अंग्रेज कहता है कि ये अच्छा ही है, क्योंकि ये विद्या में इतने ऊंचे हैं, अगर इनको नीचे नहीं लाओगे ये गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और आज हमारी सरकार भी उनको पिछड़ा ही कहती है। उनके हाथ में इतना हुनर है, उंगलियों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आप देखते हैं ना बाल काटते समय, वो गर्दन भी काट सकते हैं, सोचो ना। और इतनी सफाई से उस तरह चलाते हैं, उस तरह से वो किसी ट्यूमर को भी काट के निकाल सकते हैं। ये सब बहुत बड़े सर्जन रहे। और आज से 200 साल पहले के दस्तावेज बताते हैं कि कांगड़ा और उसके आसपास, कुर्ग और उसके आसपास, मैसूर और उसके आसपास जितने सर्जरी सिखाने वाले केंद्र थे, उन सबके आचार्य नाई ही थे जातियों। ये सब सर्जन थे, और इन्होंने जो सर्जरी सिखाई है वो हिंदुस्तान के गांव-गांव फैलाई। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो सर्जरी सिखाने वाले केंद्र थे, इन सबको गैर कानूनी घोषित कर दिया। एक कानून बनाया जिसका दुर्भाग्य से नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट। उसमें इंडियन कुछ भी नहीं है, नाम उसका इंडियन एजुकेशन एक्ट। उस कानून में उन्होंने ये तय किया कि भारतीय विद्याओं को सिखाने वाले जितने भी केंद्र हैं वो सब गैर कानूनी। तो उन पे ताले डलवाए गए, नहीं डाले तो मरवाया गया, उनको आग लगवाई गई, कितने लोगों को जिंदा जला दिया। वो कहानी सुने तो आपकी आंखों से आंसू निकल आए। ये अत्याचार 100 साल हुआ, उसमें ये विद्या खत्म हो गई। और फिर बेईमान अंग्रेजों ने क्या किया कि यहां से सर्जरी सीखा, और उनके अपने रिकॉर्ड्स में वो सब है। हिंदुस्तान को ये बताया कि देखो हम तुम्हें वापस सिखा रहे हैं। और यहां से सर्जरी सीखकर जो डॉक्टर बने लंदन में, उन्होंने फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें डिग्री लेने के लिए आज हमारे डॉक्टर जा रहे हैं। और उस प्रमाण पत्र को लाके दरवाजे पे बड़ा टांगते हैं। मैं देखो FRS, उसमें शहद लगा के चाटो तो विटामिन C भी ना मिले। ये स्थिति है, इतना उलट गया सब कुछ। सर्जरी में ये था, मेडिसिन में इससे अद्भुत था भारत। और मेडिसिन में अद्भुत होने का कारण है विशेष किस्म की दवाएं यहां पर हैं। ऐसी ऐसी अद्भुत दवाएं हैं जो आप कल्पना नहीं करें, काम ना करे आपकी कल्पना। मैं आज भी ऐसे बहुत वैद्यों को जानता हूं जिनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, जो स्कूल कॉलेज में भी नहीं गए हैं। आपकी नाड़ी अगर पकड़ ली तो बता देंगे 7 दिन पहले से क्या क्या खा रहे हैं आप।
और ज्यादा दूर नहीं है, इसी जयपुर शहर में, इसी जयपुर शहर में उनका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, वो सिर्फ नारी पकड़ते हैं। मैं गया हूं 2 बार, वो 7 दिन पहले का मुझे बता दिया, पिछले रविवार को ये खाया, सोमवार को ये खाया, मंगल को ये खाया, बुध को ये खाया। ये भाई कौन सा विज्ञान है? ये तो दुनिया से करोड़ों रुपए खर्च करके लाई गई मशीनें नहीं बता पाती कि हफ्ते भर पहले हमने क्या खाया था। और नाड़ी पकड़ के सारा का सारा डायग्नोस कर लेना कि आपको यही है और वही निकले, ये तो कुछ अद्भुत है। ये कोई सामान्य विद्या नहीं है भाई। मैंने ऐसे तमाम वैद्यों को देखा है जो नाड़ी पकड़ के बताते हैं कि आपको ट्यूमर है, गर्भाशय में है, यहां है, यहां है, और हम जब आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में परीक्षण कराते हैं वही निकलता है। एक वैद्य तो मैंने ऐसे भी देखे हैं केरल में, कोटक्कला में, वो साइज बता देते हैं, इस साइज का है, नाड़ी पकड़ी और बता दिया इस साइज का है, और वही निकलता है। इसका माने इस भारतीय विद्या में कोई दम है, और वो दम अगर हमको दिखाई दे जाए तो आत्मविश्वास हमारा लौट आएगा और हमारी हीन भावना कुछ कम हो जाएगी, और हीन भावना कम हो जाए तो हम शायद दुनिया जीत लेंगे।